अब टिप्स फॉर बिगिनर यही है कि प्रेफर अ हार्ड कॉपी ऑफ बेयर एक्ट। कभी भी ये टैब वगैरह या फ़ोन में नहीं पढ़ना चाहिए, हार्ड कॉपी रखो। इवन मैं टैब से वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ, पर मैं आपको टैब भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपने पेपर पे लिखना होता है। चाहे आपका जुडिशरी होगा, आपका यूपीएससी होगा, स्टेट पीसीएस होगा, या आपका लॉ के एग्जाम्स होंगे कॉलेज या सेमेस्टर के, आपको पेपर पे लिखना है। शुरू से रट डालोगे पेपर पे, नोट्स बनाओ पेपर पे, हर चीज़ करो, बिकॉज जो फ्रिक्शन होता है टैब पे लिखने का वो स्मूथ होता है, और पेपर पे जब आप लिखते हो वो थोड़ा हार्श चलता है। ठीक है, इसलिए प्रेफर हार्ड कॉपी ऑफ बेयर एक्ट। यूनिवर्सल या सीएलए का भी आता है, ठीक है, या सिंगल्स का भी आता है, कोई भी ले लो आप अपना। बस कोशिश करना कि उसका जो लॉ होना उसमें कुछ मिसप्रिंट ना हो, गलत ना हो, इसलिए सिंगल या यूनिवर्सल पे हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं, और लॉ एंड जस्टिस भी अच्छा है। फिर आएगा कीप अ हाईलाइटर एंड अ पेंसिल वाइल रीडिंग। वो साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जैसे यहाँ पे आपने स्पेस होगा बेरेट में, यहाँ पे आपने आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ठीक है, फिर राइट द एसेंस ऑफ सेक्शन इन 5 वर्ड्स इन द मार्जिन। जो मार्जिन है बीच में जैसे जो गैप होगा वहीं पे उसको कीवर्ड लिख लो कि सेक्शन बात क्या कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब समरीज एंड कोचिंग मटेरियल। देखो कोचिंग मटेरियल्स वगैरह की जो पतली पतली बुकलेट्स आती है ना, बच्चों को 20-20 30-30 रुपये में ना मुखर्जी नगर वगैरह में मिल जाती हैं। वो सोचते हैं अरे वाह हमें तो बने बनाए नोट्स मिल गए। लॉ में एक चीज़ ज़िंदगी भर याद रखना, बिल्कुल, अगर आपने अच्छा वकील, जज या लॉ में बिल्कुल महारत हासिल करनी है ना, एक चीज़ की गांठ बांध लो, एक जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, एक जगह कुछ भी नहीं मिलेगा पका पकाया। अलग अलग जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे अलग अलग चीज़ों को ढूंढने और समझने के लिए। एक जगह ये सेमेस्टर की चीज़ें चल जाती है कि हाँ भाई ठीक है हमें तो एक जगह मिल गया, यही केसेस आ रहे हैं, हमने तो यहीं से सारा का सारा कंसेप्ट समझ लिया, बैरक भी इससे पढ़ लिया, केस भी पढ़ लिया, एग्जाम में लिखा है, चलो ठीक है आप सेमेस्टर में पास हो भी गए। वो डिग्री होल्डर के लिए चलते हैं वो 5 क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा अगर आगे जाओगे, वकालत करनी है, जजशिप करनी है, तो ये सब काम नहीं चलता वहाँ। इसे शॉर्टकट मत आजमाइएगा। यूज़ कमेंट्री बुक्स ओनली आफ्टर बैरक रीडिंग। कमेंट्री, केस लॉज, इन पर रिलाई करना चाहिए। ठीक है, कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आओ जो बैरक में आपको परेशान करने वाले हैं आगे। ये लीगल वर्ड है, ये उसका मतलब है शैल। जहाँ भी शैल देखोगे नोट्स बनाते चलना, जहाँ भी शैल देखोगे उसका मतलब होगा मैंडेटरी, मस्ट। मैंडेटरी मतलब जहाँ भी लिखा है ना शैल, आपको वो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। में ऑप्शनल ये होता है डिस्क्रिप्शन मतलब अपनी मत अनुसार। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो पावर होती है ना वो जज को दी गई होती है टू इंटरप्रेट लॉ, और जहाँ शैल है दैट इज मैंडेटरी, वहाँ पे एज इट इज़ लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, जज के पास कोई पावर नहीं होती। डिस्क्रिशनरी। प्रोवाइडेड दैट का मतलब कंडीशन फॉलो, प्रोवाइडेड दैट मतलब अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तभी ये लॉ अप्लाई होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, प्रोवाइडेड दैट जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब कंडीशन फॉलो। मान लो अगर ये 3 कंडीशंस कुछ हैं, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई ना तभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग, ओवर राइड द रेस्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग को ऐसे भी समझ सकते हो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट समझते हो, इंग्लिश में सबने पढ़ा है। एक्सेप्ट मतलब ये 10 चीज़ें एक्सेप्ट दिस, ये वही वाला एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सेप्ट नहीं है ACCEPT वाला एक्सेप्ट नहीं, ये वाला एक्सेप्ट मतलब इसकी बजाय। हेयर इन आफ्टर, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कुछ लिखा हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ कोई सेक्शन है उसमें कुछ भी लिखा है, उसमें लिखा है ना हेयर इन आफ्टर। हेयर इन आफ्टर मतलब इसके बाद जो चीज़ें आएंगी उसको बोलते हैं। लाइव एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी सिर्फ सेक्शन 10 हम इसलिए समझ रहे हैं, अगर आप सोच रहे होंगे मैंने 2 या 1 से नहीं समझाया, ब्रेकडाउन की बात बता रहा हूँ, 2 में से कुछ ब्रेकडाउन के लिए नहीं था इसलिए 10 पे आ गए हम। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनका बहुत ध्यान देना होगा। ऑल अग्रीमेंट्स, सारे अग्रीमेंट्स, आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ, अगर दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। उसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं है पर हम कॉमा लगा लेते हैं, competent to contract, comma, for a lawful considerations and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। समझ आया किसी को?
समझ आया तो मुझे इसकी मीनिंग कमेंट में लिख के दो। अभी मैं समझाता हूँ। ऑल एग्रीमेंट्स, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे इफ़, अगर, कब होंगे, इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, अगर उसमें पार्टी ने फ्रीली कंसेंट दिया है, ठीक है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और अगर पार्टी जिसने कंसेंट दिया है या लिया है, दोनों कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ये एस को मत भूलना। अब एस का मतलब दोनों पार्टीज, दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट हो और वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कंपिटेंसी मतलब वो 18 वाला कि 18 साल से अगर आप नीचे हो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर आर ऊपर की एज के हो, 18 प्लस हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज कंपिटेंसी। बाकी आगे देख लेंगे। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। मैंने आपको पहले बार्टर सिस्टम चलता था, सबने पढ़ा होगा अपने पॉलिटिकल साइंस या जिसने भी बीए किया होगा, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, बार्टर सिस्टम चलता था पहले। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप मुझे 1 किलो गेहूं दो, मैं आपको 1 किलो चावल दूंगा। मैं हूँ मैं गेहूं उगाता हूँ और मेरा फ्रेंड है राज, वो चावल उगाता है। तो उसने मुझे बोला कि तुम मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, मैं तुम्हें 1 किलो चावल दूंगा। दिस इज समथिंग फॉर समथिंग। मैंने तुमको चावल दिया, तुमने मुझे गेहूं दे दिया, दोनों का काम पूरा हो गया। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन किसके लिए, दोनों पार्टीज के लिए। अगर एक पार्टी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसके, एक घर के बीच में, एक घर लेने के लिए, तो ए अगर अपना घर दे रहा है बी को 5,000 रुपये में फॉर एग्जाम्पल, तो बी ए को क्या देगा, 5,000 रुपये देगा। सो इसलिए ए ने बी को घर दिया, तो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया ये हाउस, और बी ने जो ए को 5,000 दिए तो ए के लिए कंसिडरेशन हो गया ये 5,000 रुपये। दिस इज समथिंग फॉर समथिंग। उसके बाद बहुत डिटेल है इसके अंदर, मैं जस्ट एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अगर मैंने बोला कि घर 5,000 का है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कि ए बी को ड्रग्स बेचता है 5,000 की, तो जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ना, ये बन जाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ये लॉफुल नहीं है, लॉफुल अनलॉफुल होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड मतलब ये सारी कंडीशन तो हों, और अगर एक्ट में, कौन से एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिसके लिए आप कभी भी अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, तो अगर वो होंगी जो वॉइड डिक्लेयर कर दी गई होंगी, तब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। वैलिड नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अब आप कुछ भी बोलो, हालांकि सब टर्म्स का मतलब अलग अलग होता है। फिर ब्रेक इट डाउन, मैंने देखा अभी मैंने आपको चीज़ बताई, कितना सारा ब्रेक डाउन कर दिया, सारी खिचड़ी आपके सामने पक गई। चलो लेट्स टेक अ न्यू कलर। इसके बाद ब्रेक इट डाउन, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। देखो मैंने नीचे देखा, मैंने नीचे इनको देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन बताई, इसलिए आपको भी एक समय के बाद डायरेक्ट पढ़ते ही समझ आना चाहिए, ये प्रैक्टिस आपने लेनी है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कंसेंट मस्ट बी फ्री, ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, नॉट वॉइड, शुड नॉट बी इलीगल और वॉइड अंडर द लॉ। एग्जाम में ना ये लिखना, ये पर्पल दिख रहा है, ऐसे लिखना होता है, हालांकि दिस इज शॉर्ट फॉर्म, इसको एक्सप्लेन, ये हेडिंग्स यूज करो और फिर उसकी पूरी एक्सप्लेन करो एक पैराग्राफ में। ये एग्जैक्ट लॉ था, कुछ बच्चे इसे याद करने बैठ जाते हैं, ये नहीं करना, समझ के इंटरप्रेट करके उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके समझना है, ऐसे समझना है, ठीक है। उसके बाद बोनस फॉर DOLLB स्टूडेंट, ये मेरी टीम ऐसी पता नहीं क्यों PDF बना देती है, हालांकि DOLLB के नहीं हो और कोई भी लॉ स्टूडेंट हो या लॉ में इंटरेस्टेड हो तो आप सभी के लिए ये कारगर साबित हो सकता है। मेक इट अ हैबिट टू रीड 5 to 10 सेक्शन पर वीक, क्रिएट योर ओन केस लॉ सेक्शन नोट्स, ज्वाइन लॉ लाइब्रेरी इफ पॉसिबल। यहाँ पे लाइव लॉ वगैरह की बात हो रही है, पर यहाँ पे अभी के लिए आपके पास जो केसमेट है ना, उससे बाहर मत जाओ, उतना कर लो, उतना समझना शुरू करो, आगे हम देखेंगे हाउ टू रीड अ केसमेट, उसके बाद हमको समझ आ जाएगा। फिर बेयर एक्ट, बाइबल फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट एंड फ्यूचर लॉयर, बेयर एक्ट तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हो। कंक्लूजन, द बेयर एक्ट इज नॉट बोरिंग, it's the constitution of your legal thinking. Train your eyes, train your mind, and the law will become your second language. अगर आप लॉ में आए हो तो लॉ की ब्यूटी को समझो,
लॉ की ज़रूरत को समझो, लॉ आपसे क्या चाहता है कि आपको कैसे लॉ समझना चाहिए वो समझो, ठीक है। शॉर्टकट्स के लिए अगर आप शॉर्टकट्स अपनाओगे, देखो शॉर्टकट अपनाने का कुछ नहीं, शॉर्टकट का ऑप्शन ना हमेशा ज़िंदगी भर खुला रहेगा। आज थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा लॉ को समझो, अगर आपको इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी आ गई ना, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, पर जो 10-10 साल या 15-15 साल से वकील हैं, वकालत कर रहे हैं, उनको भी वो इंटरप्रिटेशन का खेल नहीं आएगा जो आपका होगा। क्योंकि अगर आपने थ्रेड बेयर मतलब रेशा बैरक को समझाया पढ़ा होगा ना, तो आप बहुत मतलब मार्वलस जॉब करने वाले हो इस फील्ड के अंदर। सो इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा इसका पार्ट 2। और यहाँ से देखो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का ये लगा के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये सेक्शंस हैं, ये पार्ट्स दे रखे हैं, ये नलिटी क्या होता है, ये प्रिलिमिनरी क्या होता है, ये जुरिस्डिक्शन क्या होती है, ये सेविंग एंड अपील रिपील क्या होता है, ये सब हम करेंगे अभी। और फिर यहाँ से मेरा देखो शुरू हो गया ये सारा, नेम एक्ट कौन सा है, ये प्रीएम्बल शुरू हो गया, ये टाइटल हो गया, एप्लीकेशन डेफिनेशंस हो गई। सो ये सब करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।